गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुम्मा मुबारक। और आज प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं एक लफ्ज से, जो कि हम सब डिस्कस कर रहे थे, प्रोपेगेंडा। ये लफ्ज कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है और इसे उर्दू में क्या कहते हैं? कहाँ से आया ये कहाँ से आया? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये सारे सवाल मैं आपसे करती हूँ, बताएं मुझे। उर्दू में भी गेंडा मेरा मतलब प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा ही कहते हैं। प्रोपेगेंडा कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ ये। एक तो इसकी हिस्टोरिक, अगर हम उसमें जाएं तो एक रिलीजियस उसकी एक हिस्ट्री आती है। हाँ। अगर हम वॉर्स में जाएं तो वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ। साजिश कहेंगे किसी के लिए, साजिश करना, इरादा करना, बिल्कुल, को ट्रैप करना। और पॉलिटिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मूव के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। हो नहीं रहा आजकल, वैसे हमेशा होता है। कोई भी कह सकता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। जिसके खिलाफ कोई बात होती है वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। हाँ, वैसे हो रहा हो या ना हो रहा हो, अपनी गलतियां हो किसी की, वो एक अलग बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोपेगेंडा, बहरहाल इस पर तो हम बात कर रहे थे। वैसे कभी आपके खिलाफ किसी ने प्रोपेगेंडा किया? नहीं, प्रोपेगेंडा किया? लोगों ने मुझे जरूर बताया, लेकिन शायद आजकल भी थोड़ा सा हो रहा है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें, कहीं भी आप कहीं से जाते हैं, कहीं से आते हैं या कुछ भी, तो बैक पे थोड़ा आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा यार फलां शख्स ने आपके बारे में ये बात की और फलां शख्स ने आपके बारे में ये बात की, और उसने जाकर इस तरह से आपकी पूरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो मेरे ख्याल में इग्नोर करना बेहतर होता है। हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए, हर जगह आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज अगर वो लोग आपको ओन करते हों या वो लोग आपको जानते हों तो वो कभी भी इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करते। बिल्कुल, देखिए ना, मैं जिम्मेदार उस बात का हूं जो मैंने की है या मैंने कही है, उसका नहीं कि जो आपने परसीव किया, जो आपने समझी है। वैसे आपने एक लफ्ज और इस्तेमाल किया, इग्नोर का। कौन सा ऐसा मामला होता है जो सबीन आप इग्नोर करती हैं और कौन सा ऐसा मामला होता है जो आप इग्नोर नहीं करती? मैं ये जो रोड पर हैरेसमेंट होती है, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करती। मैं इसको एक्नॉलेज करती हूँ, चाहे मुझे वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़े, चाहे मुझे गाड़ी से उतरना पड़े, चाहे मुझे रोड पर जाकर उस शख्स से बात करनी पड़े। ये वो चीज़ है, वाहिद चीज़ है जिस पर मैं हमेशा स्टैंड लेती हूँ। और जितनी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि वो स्टैंड लें। आज आते ही क्या हुआ, शो के लिए हम आ रहे थे, अब मुझे समझ नहीं आती, ड्राइविंग सेंस नहीं है या जानबूझ के खातून को तंग करना है किसी के लिए, ये चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कि आप अपनी लेन में जा रहे हैं, आप फास्ट लेन में चल रहे हैं, वहाँ पर एक बाइक वाला आ जाता है, वो आपके आगे बाइक लगाना शुरू कर देता है, या आपके साथ लेफ्ट लेन में, हाँ फास्ट लेन में, या लेफ्ट पे रखना शुरू कर देता है, रेस लगा रहा है, या फिर वो आगे बाइक ला के उसको स्लो कर रहा है ताकि आपकी गाड़ी पीछे से स्लो हो जाए, सिर्फ आपको तंग करने के लिए। और उसके बाद जब आप रोकें या आप हॉर्न दें या आप थोड़ा सा देखकर मना करें, आप इशारा करें कि भाई क्या कर रहे हो, अपनी जान आपको खुद प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट लेन बाइक्स के लिए नहीं है। आई रिपीट, वो नहीं है। आप वहां पर इस तरह से नहीं अपनी बाइक चला सकते। और उसके बाद आपका ऐसा रवैया हो कि आप मुड़कर आंखें दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि वो एक खातून है और आपको लगता है कि वो कमजोर है, तो आप रोड पर उसको या उसके ऊपर चिल्ला देंगे या अपनी आवाज को ऊंची कर देंगे, या आप उसको मुड़कर देखेंगे और आप आंखें दिखाना शुरू कर देंगे जैसे कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपका वो हक था जो आप कर रहे हैं। पहली बात, आप तो हरास करते हैं, ये हरासमेंट के जुमरे में आता है। और जब कोई खातून इसको काउंटर करने की कोशिश करती है, आपको कन्फ्रंट करती है, तो आप उल्टा आवाज़ ऊंची कर लेते हैं या आप उसको घूरना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का कानून है? और यहीं पर मैं ये कहूँगी शुएब, जहाँ पर हम कहते हैं हमारी पुलिस हर जगह पर है, हमारी ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर है, जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई होती हैं, बिल्कुल। इस चीज़ को कोई एक्नॉलेज क्यों नहीं करता? इसका कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? हाईवे पे आप अगर जा रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, गाड़ियाँ क्योंकि तेज़ी से चल रही हैं, मैं ये मामला कहाँ लेकर जाऊँ? कहाँ लेकर जाएंगे? ये बड़ा बात की जाए कि अगर आप वहाँ रुक के किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से ये बात करेंगे तब भी शायद मसला हल नहीं होगा। कि ज़ाहिर है अगर हम कवानीन की बात करें तो ज़ाहिर है वी डू हैव दोज लॉज, अगर हरासमेंट को लेकर हम चलें, बट वो ज़ाहिर है सड़क पे कौन करे आपको नहीं पता वो कौन है। अब जब तक आप कहीं पे जाकर कंप्लेन करेंगे तो ज़ाहिर है उसके बाद क्या होगा, आप कोई पास कोई सबूत भी नहीं। एक और बहुत ही मजे की बात है, बात कहीं और जा रही है लेकिन जाहिर है बात से बात जुड़ी है, तो मैं इसको जरूर ये भी कहना चाहूंगी कि एक मरतबा ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं ना कंप्लेन करना, मैं वाकई अपनी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन गई। वो एक गाड़ी वाले कुछ थे जिन्होंने लिटरली मेरी गाड़ी का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होना शुरू हो गया था। ये खवातीन आप शायद मे बी इतना ना फेस करते हो, आप भी करते होंगे अपनी लेवल पे, लेकिन लड़कियां ये आए दिन बहुत ज्यादा इसको फेस करती है। मेरे पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है तो मैं इसके लिए आवाज उठा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वाकई गई, मैंने जाकर कंप्लेन की। उसके बाद मुझे ये बताया गया कि इसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं और हम इस गाड़ी को ढूंढ के रहेंगे। हमारे सेफ सिटी कैमरास जिनकी बात होती है, इस्लामाबाद में कहते हैं सेफ सिटी कैमरा हर जगह पर है।
लिटरली उस गाड़ी का नंबर वो कैमरा ट्रेस नहीं कर सके, वो ब्लर था। मुझे वो फुटेज भेजी गई, मैं वहाँ पर गई, मैंने वो फुटेज देखी, लेकिन वो नंबर ब्लर था और वो निकल गए। जो लोग वहाँ, मैं उनको मुजरिम कहूँगी, मुलजिम तो नहीं थे कहीं से भी, वो मुजरिम वहाँ से निकल गए हरास करके कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी होने लगा था और इस तरह के। तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं जो होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके लिए कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल कानून होना और फिर उसका इतलाक होना। लेकिन जो कैमरे की आपने बात की इसलिए बहुत अहम है कि अगर कैमरे इसलिए लगाए गए थे कि आपके पास डेटा आएगा जिसमें जब हम उसके प्लानिंग हो रही थी, आई रिमेंबर दैट टाइम, तो उसमें कहा गया था कि ज़ाहिर जो गाड़ी इस्लामाबाद में एंटर होगी उसका रिकॉर्ड हमारे सामने आ सकेगा। वो गाड़ी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसका नहीं है, जब नंबर ही सामने नहीं आएगा तो रिकॉर्ड कैसे सामने आएगा। चलेंगे, तो हमने गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया जो कि बहुत अहम बात है, लेकिन इस सब में हम भूल गए कि आज मौसम कैसा है। आपका पारा हाई है। यहाँ मौसम आज गर्म था क्योंकि सुबह सुबह ऐसा वाकया पेश आया था, लेकिन जाहिर है इन पर भी बात करना बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ आपको जनाब आप जरा मूड को खुशगवार करते हैं क्योंकि मौसम पाकिस्तान का बहुत ही खुशगवार है। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड बारिश होने का इम्कान है। मौसम बहुत खुशगवार है यहाँ का और सब बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। लाहौर में कम से कम 22 और ज़्यादा ज़्यादा 31, वहाँ पर भी इस वक्त बारिश हो रही है। कराची में बादल छाए हुए हैं, कराची में कम से कम 29 और ज़्यादा ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 21, ज़्यादा ज़्यादा 33 और वहाँ पर सूरज चमक रहा है। पेशावर वाले ज़्यादा खुश नहीं है शायद, कोयटा में सूरज चमक रहा है, कम से कम 18 और ज़्यादा ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जनाब मौसम का हाल। तो मौसम खुशगवार ही है तकरीबन खुशगवार है। एक बारिश कब हो जाएगी ये ज़ाहिर है इस 24 घंटे में जब होगी आपको पता चल जाएगा। आपके इलाके में होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि किसी इलाके में नहीं भी होती है। हाँ। एक शहर की बात करें, किसी जगह पर हो रही होती है, किसी जगह पर नहीं हो रही होती। ऐसे ही मौसम बहरहाल आजकल बना हुआ है। चलें बढ़ते हैं कि कुछ स्टोरीज जो आज आपके लिए हमने सिलेक्ट की हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की तलवार की। लंदन में नीलाम हुई है और पता कितने में नीलाम हुई है? 1 करोड़ 40 लाख पाउंड्स में। नीलामी हाउस के मुताबिक जो ये नादिर तलवार है, ये इसकी जो कीमत है अंदाजे से 7 गुना ज़्यादा लगी है। रियासत मैसूर के हाकिम टीपू सुल्तान, इनको 18वीं सदी के आखिर में होने वाले जंगों से शोहरत मिली, हम सब जानते हैं। 1775 से लेकर 1779 के दरमियान कई मरतबा जो मरहट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जंग की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी बहादुरी से लड़े। शहादत से कबल आखिरी जंग में उनका ये कौल हर ज़बान ज़द-ए-आम हुआ कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और देखा जाए तो वो कौम व मुल्क जिसमें आजकल के सियासी हालात पर भी पूरी तरह से सादिक आता तो ये गलत ना होगा। वैसे ये कर क्या रही थी वहाँ पे? हाँ, ये एक सवाल है कि उनके पास क्यों जिन्होंने इसको नीलाम किया है। नीलाम उन्होंने कर कैसे दिया जब उनकी वो विरासत नहीं है, उनकी वो चीज़ नहीं है। ये वहाँ क्या कर रही थी, इस पे भी थोड़ा मैं जरा रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके जरा अपनी ऑडियंस से भी शेयर करेंगे। आप रिसर्च करते करते कहीं हीरो में ना खो जाइएगा, फिर बात बहुत आगे चली जाती है। चले आगे चलते हैं जनाब। एक और खबर हमारे पास है, वो चाइना से है। चाइना में खातून ने मुलाजमत का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। अपनी नौकरी छोड़कर वालिदैन के यहाँ फुल टाइम बेटी की जॉब कर ली है, तमाम माली परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लिया है। 40 साल ये नयान है और गुज़श्ता 15 साल से मुलाजमत कर रही थी और गुज़श्ता साल दिन में 24 घंटे वो ऑन कॉल रहती थी, जिससे वो मुसलसल दबाव का शिकार हुई और उनकी ज़हनी हालत खासी मुतासिर हुई। उनकी हालत देखकर उनके वालिदैन ने कहा कि तुम ना कमाओ, तुम ना जाओ, तुम ना काम करो, ये जो फुल टाइम तुम काम करती रहती हो इससे तुम मुतासिर भी होते, तुम्हारी हेल्थ मुतासिर होती, तुम्हें जितना कमाना है हम तुम्हें दे देंगे, बस एज अ बेटी यहीं पे रहो। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल। ये बड़ी खूबसूरत एक हमारे पास स्टोरी थी, हमने कहा शेयर करें कि पेरेंट्स चाहे जिस मर्जी एज में हो, कुछ भी उनके लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। आपने उनकी एज भी बताई 40 ईयर्स, खुद भी वो माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं अब, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल। चलें आपको एक बड़ी दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं, ठीक है? वो हम कानून की बात कर रहे थे ना, ट्रैफिक की बात कर रहे थे, इंसान तो नहीं सुनते लेकिन ये देखे जबरदस्त। ये जनाब, ये इन शख्स के पीछे एक कुत्ता है जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, जिसने हेलमेट पहना हुआ है, जिसने हेलमेट पहना हुआ है। अच्छा, कहा कि इतनी उसने ये देखे सिविक सेंस, देखे क्योंकि सिविक सेंस थी तो हमने इज्जत दी, अर्जन कर दी है। हाँ, ये देखे जबरदस्त। वैसे एक सवाल कर लूं, क्या ये बाइक कुत्ते के लिए बनी है? नहीं। तो फिर कुत्ता सवारी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बात है। वैसे चले ना, एक चीज को अप्रिशिएट करते हैं हम, दूसरी पे भी सवाल उठाना जरूरी है वैसे वाकई में। देखिए उसके लिए नहीं है, ये नहीं है उसके लिए। बेशक आपने उसे जितना मर्जी ट्रेन किया, हाँ, जिसने बार हेलमेट नहीं पहना होगा वैसे देख के शर्मिंदा जरूर हुआ होगा कि हमने हेलमेट नहीं पहना। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हेलमेट इंसान के सर के लिए बना है, उसके हिसाब से बना है,
तो कुत्ते के सर के हिसाब से तो हेलमेट नहीं, वैसे उसको पूरा लग रहा है, फिट लग रहा है। मे बी इसने डिजाइन करवाया हो अपने कुत्ते के लिए, लेकिन नहीं, कोई डिजाइन नहीं कर रहा, वो सेम साइज। आई एम ट्राइंग टू डिफेंड। चले जी, बढ़ते आगे। हाँ। एक अमेरिकी शहरी की बात करते हैं। एक मसरूफ शारा पर अपने बच्चों के हमरा सड़क पार करती जो बतख है उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की, और आप जानते हैं इस कोशिश के दौरान वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। रियासत कैलिफोर्निया है, ये वाक़या वहाँ पेश आया है जब गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने देखा कि एक बतख अपने जो डकलिंग्स हैं उनको लेकर सड़क पार कर रही थी और उन्होंने उसे बचाने के लिए गाड़ियाँ रोक दी। इस दौरान शहरी गाड़ी से उतरा, बतख और उसकी जो डकलिंग्स थे उनको सड़क पार कराने में मदद करने लगा। पहुँचा ही था उनके पास कि एक और कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया और हलाक होने वाले इस शहरी के बच्चे गाड़ी में बैठकर अपने वालिद को बहुत बेबसी से यकीनन ये एक अफसोसनाक वाकया था। यहाँ पर भी एक चीज़ है शोएब के, हम हमदर्दी ज़रूर करें, इंसानों से करें, परिंदों से करें, जानवरों से करें, लेकिन साथ साथ अपनी जान का भी ख्याल ज़रूर रखें कि किस वक्त आपने गाड़ी से उतरना है, किस वक्त आप किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना होता है। उस टाइम पर अक्ल से काम लेना होता है और जज्बात को थोड़ा सा कम करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जज्बात वैसे आजकल सियासी माहौल में भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और जब सियासी माहौल की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि कौन पार्टी छोड़ रहा है और कौन पार्टी की किसी ओहदे से इस्तीफा दे रहा है। और ऐसे में नई पार्टी की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, वो अपनी जगह नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हाँ, कल कर दिया जनाब, हकीकी पीटीआई हकीकी का ऐलान किया गया है राव यासिर साहब की तरफ से। मुल्तान से इनका ताल्लुक है, मिलवाएंगे आपको इनसे। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पीटीआई मुल्तान यूथ विंग के साबिक सदर राव यासिर, जिन्होंने कल तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का ऐलान किया और उसके बाद खासी इस पर गुफ्तगू होना शुरू होगी कि एकदम से एक ऐसा ऐलान, एक नई पार्टी, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि पार्टी टूट फूट का शिकार होती है, रहनुमा छोड़ते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, कुछ ने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार की। लेकिन इस टाइम लोग एग्रेसिव भी हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन उस टाइम पर ये स्टेप लेना जहां पर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये सोच इनके जहन में आई या नहीं आई? बिल्कुल, सब पर बात करेंगे। राव यासिर साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह के करम। राव साहब, पहला सवाल तो आपसे यही करेंगे। जाहिर है कारोबारी शख्सियतें आप सब आपको जानते हैं, इससे पहले आप सियासत में भी हैं, तो जाहिर है उस लिहाज से भी जानते हैं। पीटीआई हकीकी का क़याम के बाद राव यासिर अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो कौन है? अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन हकीकी, पहले नंबर पर मैं हूँ आम आदमी। मैं ये कहीं पर भी मैं हूँ एक आम नौजवान। मैं एक जो दावत में दे रहा हूँ हर नौजवान को मैं दे रहा हूँ कि मेरे साथ आप मिलें, आपका एक तारुफ बनेगा ना। नौजवान अभी तक किसी ऐसे पर्सन ने पार्टी या पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना 50 साल पुरानी रीत चल रही है। जितनी पार्टीज़ भी आप देख लें जो लोग पार्लियामेंट्स में बैठे हैं वो 50 ईयर 40 ईयर 60 ईयर ओल्ड लोग हैं ना। तो हम एक जो मुतारिफ करवाने जा रहे हैं वो नौजवान क़यादत और नौजवान को हम आगे लेकर आने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। अच्छा, इसमें नौजवान होंगे? सिर्फ इसके अंदर नौजवान होंगे। अगर कोई हमारा रहनुमा आएंगे, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी साबका पीटीआई के हमारे मेंबर्स हैं, वो आना चाहते हैं, वो आएंगे तो वो हमारे साथ सरपरस्ती में होंगे। आना चाहते हैं वो? जी एग्जैक्टली, आना चाहते हैं। राब्ते हुए हैं आपसे? आप आज इंशाल्लाह मैं आया हूँ अभी इस्लामाबाद। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देन हमारा यानी कि काफ़ी आप देखेंगे, यानी कि सेकंड डे टू अनाउंसमेंट, यानी कि और कल मैंने अनाउंस किया के साथ ही इंतखाबी निशान क्या लेना चाहते हैं? बल्ले का मुकाबला करना चाहते हैं किससे? इंशाल्लाह हॉकी, मेरा हॉकी लेना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा बताएं सर कि आपने कभी कोई इंतखाब लड़ा वैसे माजी में? देखिए अभी मेरी एज है 30 ईयर्स। अच्छा, ओके, बट 12 ईयर की एज में मैं बिजनेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, स्टडी भी में आ गया था। अच्छा। तो मैंने अपने ख़ानदान के इलेक्शंस देखे हैं। वालिद साहब मेरे इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, चाचू करते थे, और बहुत सारे, यानी कि हमारा जो ख़ानदान है आफ्टर पार्टीशन, नवाब लियाकत अली ख़ान हमारा एक जॉइंट, पाकिस्तान के जो फर्स्ट वज़ीर आज़म थे, उनका हमारा जॉइंट एक इलाका, यानी कि वही चीज़ लड़ी हमारी चलती आ रही है। नहीं, आपके ख़ानदान में हैं वो लोग जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया? देखें, जब आफ्टर पार्टीशन बैक साइड पे हम लोग ही थे ना जी। अच्छा। एक नाम था हमारा, जो समझें कि एक बुजुर्ग कह लें, नवाब लियाकत अली खान। ठीक है, वही ख़ानदान के लोग कुछ बिजनेस में थे,
कुछ चलिए वो खानदान की बात हुई, ज़ाहिर है खानदान को देखना या सियासत को देखना, किसी को इंतखाब लड़ते देखना वो एक बात। आपने खुद सियासत में क्या किया, कोई इंतखाब लड़ा? 2 इंतखाबात 2013 और 2018 के इलेक्शन। 2012 में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया था, जो मैंने रजिस्ट्रेशन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनूबी पंजाब की। ऑलमोस्ट 50,000 जो हैं यंगस्टर उस टाइम में, क्योंकि मुझे शौक था उस टाइम भी यूथ का बनने का सदर, के मैं यानी कि शुरू से पॉलिटिक्स का एक। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? मेरी होगी 20 या 18। अच्छा। और वो सदर किसने बनाया फिर आपको? सदर पार्टी। कोई ऐसा खास बंदा पार्टी में जिसकी वजह से आप सदर बने, वो कौन था? जी मुख्तलिफ जैसे होते हैं अपने। सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनाया था। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, उसमें तो कोई वो बात नहीं है, मगर मुख्तलिफ राय से बनता है ना जी। एक राय से तो नहीं बनाया जाता ना जी, पूरी पार्टी का वर्क देखा जाता है, राय देखी जाती है। लेकिन बहरहाल कोई MPA या कोई लोकल बॉडीज किसी इंतखाब का बहरहाल आपने नहीं है इंशाल्लाह। अब तो सर डायरेक्ट ही पार्टी है, आप तो डायरेक्ट चेयरमैन ही हैं आप जी इंशाल्लाह। किस हल्के से लड़ना चाहेंगे? मुल्तान सिटी के 2-3 हल्के हैं, अभी उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। एज एन MNA का जी, मैं इंशाल्लाह 3-4 हल्कों से अप्लाई करूंगा। अच्छा, हाँ जी। और अब जरा आपके बिजनेस पर आते हैं ना जी। बिजनेसमैन आप हैं, क्या क्या बिजनेस है आपका मुल्तान में? हमारा रियल स्टेट का बेसिक जो मेरा बिजनेस है वो रियल स्टेट का है। DHA लैंड प्रोवाइडिंग का बिजनेस है, बेसिकली लैंड प्रोवाइड करते हैं। और 1-2 सोसाइटीज़ है मेरी, सवेरा सिटी। अच्छा जी, और अयान कमर्शियल सेंटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके कारोबार है जो आप रन कर रहे थे। अच्छा, ज़रा लोग भी जानना चाहेंगे, हम भी क्यूरियस है जानने के लिए कि PTI हकीकी का मकसद तो आपने बता दिया कि यूथ को आपने लेकर आना, आगे प्रमोट करना। आपने कहा कि बाकी रहनुमा जो उनसे राब्ते आपके शुरू हो चुके हैं, 1-2 दिन में आप अनाउंसमेंट भी कर देंगे। इस्लामाबाद आप आए हुए हैं इसी सिलसिले में, कुछ नाम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से रहनुमा हैं जिन्होंने आपसे राब्ते किए हैं, जो कि आ सकते हैं, जो आने के ख्वाहिशमंद हैं? इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं, आपके सामने आ जाएंगे सब, अभी कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, काफी लोग हैं। आप दो बड़े नाम बता दें कोई। अभी मैं नहीं ओपन कर सकता, आप सिर्फ अभी 2 से 3 दिन ठहर जाएं। अच्छा, इंशाल्लाह आपको नाम मंडे टू वर्ड आपको आना शुरू हो। और वो नौजवान जिनको आप चाहते हैं आपको ज्वाइन करें, इनमें वो शामिल हैं जो जेलों के अंदर हैं? जी बिल्कुल। जो कैसे शामिल होंगे आपके साथ? पहले नंबर पर जो लोग इस टाइम जेलों के अंदर हैं, उनमें से 50% लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे ही मुंसलिक हैं, ठीक, जो बेगुनाह हैं, जिनका ना कोई कसूर है, ना उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है। अच्छा। सिर्फ पार्टी कारकुन होने की वजह से वो इस टाइम जेलों में हैं। कुछ लोग FIRs होने की वजह से छुपे हुए हैं। उन सब को मैं अभी, हमारी जो टीम्स हैं उसी के ऊपर काम कर रही हैं। मैं आज इधर हूँ, मेरी टीम्स यही, अभी मेरी सियालकोट यहाँ से ज्वाइनिंग करवानी है। कुछ PTI के लोग हैं। अच्छा। यहाँ से मैंने सियालकोट PTI पर रखा हुआ है, यानी कि क्योंकि हमारे नौजवान जो तबका है वो ज़्यादा हमारा PTI H में आना चाहती है, क्योंकि मेरा जो जितना भी नेटवर्क है, जितने भी लोग हैं, जब हमने PTI छोड़ी है तो मैंने अपने पूरे नेटवर्क से पूछा है कि क्या किया जाए, हम क्या किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इसका नज़रियाती, क्योंकि जो हमें बताया गया हर चीज़ उससे उल्ट होती गई ना। हमें पहले दिन बताया गया कि नौजवान आगे आएंगे, मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, मैं ऐसे लोगों को नहीं लूँगा जो लोग पुराने पार्टी तो इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी। तो अब जब खान साहब ने हर चीज़ उससे उल्ट होती गई ना, यानी कलेक्टिबल्स भी वही लिए गए, नौजवानों के लिए इंडिपेंडेंट कोई सिस्टम ना हुआ, तो हम सब ने, जो यूथ है हमारी, मेरे साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 बॉयज़ पूरे आल पाकिस्तान के हैं जो। ठीक है, अभी इस वक्त PTI हकीकी के साथ 1000 लोग हैं। 1000 लोग इस टाइम जो 18 से 25 एज के लोग, बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक है, और जो मेरे साथ हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे बुजुर्ग भी हैं जो कि हमारे साथ हैं। बुजुर्ग साथ होंगे लेकिन टिकट नहीं मिलेगा उनको। टिकट हम अपनी जो हमारी जमात होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, नौजवानों को देगी सिर्फ। इंशाल्लाह हम नौजवान 30 से ज्यादा किसी की उम्र तो टिकट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने खुद कहा है कि 1-2 दिन में चीजें सामने आएंगी तो हम आपके सामने देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। आज जरा आपने इलेक्शन कमीशन जाना है, रजिस्ट्रेशन करानी है अपनी जमात की। देखते हैं PTI हकीकी क्या करती है आगे चलकर। लेकिन हम सियासी मौसम की बात करते हैं तो इसमें तरीके इंसाफ की जो टूट फूट है हमारे सामने है। और इसके बाद अब ये मुबस्सरीन कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बहुत अहम होने वाले हैं, सियासत में फ़ाल हो गए हैं, यानी नाअहल हैं लेकिन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और नई सियासी जमात बनाने का उन्होंने फैसला कर लिया भी कहा जा रहा है। वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत PTI के कई अहम रहनुमा ऐसे हैं जो पार्टी का हिस्सा होंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहारी मुल्तान, दीगर कई शहर ऐसे जहाँ के अहम सियासी खानदान इस जमात में शामिल होंगे। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि सिंध हो, KP हो
या बलूचिस्तान, यहाँ से भी बहुत से अहम रहनुमा हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब से राबता किया है। जहांगीर तरीन साहब क्या करने वाले हैं, क्या इस हवाले से होगा, ज़रा आने वाला वक्त डिफाइन करेगा, क्योंकि आनंद चौधरी साहब ने भी कहा कि 24 से 48 घंटों में चीज़ें सामने आएंगी। इमरान खान साहब के करीबी साथी अब तो काफ लीग में शामिल हो चुके हैं, चूँकि रहनुमा हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नई सियासी डेवलपमेंट्स पर उनकी हम राय लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर साहब आपसे यही पूछना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह से शुएब ने भी बताया कि यही खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, इस पेशरफ पे आप क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ हुए वे रहनुमा हैं, जो कि अब जाहिर सी बात है छोड़ भी चुके हैं और कुछ यही सामने आ रही हैं मालूमात कि वो छोड़ देंगे शायद कुछ दिनों में, इस पेशरफ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है, वो क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनका एनालाइज करना अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा। तो मेरे अपने ख़्याल में तो देखें, पाकिस्तान में सियासी जमातें मौजूद हैं। मैंने 1 साल पहले फ़ैसला किया था, और आज जो लोग जो हैं खान साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ऑल सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, मैंने आज से 1.5-2 साल पहले उनको कहा था कि देखें, आप जब खान साहब मौजूद नहीं होते तो जो उनके फ़ैसले हैं उनसे आप डिसएग्री करते हैं और समझते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता जो है वो मुश्किलात से भरा पड़ा है, तो आप क्यों नहीं हम सब खड़े होते और खान साहब से बात करें। ये खान साहब के भी इंटरेस्ट में है, जो इस वक्त हमने रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता या जेलों की तरफ जाता है या मुल्क की तबाही की तरफ जाता है। लेकिन उस वक्त तो किसी लीडर को ज़रूरत नहीं हुई कि वो बात जो है खान साहब के सामने करे। तो अब उनकी सारी खामियां सबको नज़र जो आ रही हैं, यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जिस हालात में पाकिस्तान तहरीक पहुँची है, और आज जो हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन PTI के बहुत से ऐसे वर्कर भी हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं है किया है, तो उनके लिए तो हम कहते हैं कि उनको फिलफौर जो है वो रहा जो है किया जाए। अच्छा, तो मैं सरवर साहब इसमें हूँ हमें एक अल्टरनेटिव जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा सर, लेकिन जो इस वक्त हालात हमें हमारे सामने हैं, वो रहनुमा जो कि जेल जाते हैं, जेल से निकलते हैं और अगर पार्टी छोड़ दें सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो ऐसा बयान ना दें जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतालिक हम सब जानते हैं, जब तक बयान नहीं दे रहे तो वो जेल के अंदर हैं, तो ये हो क्या रहा है? ये तासुर कैसे ख़त्म किया जाएगा कि कोई दबाव नहीं है उन पर? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अभी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक या नई सियासी पार्टी, अभी मैं समझता हूँ कि अभी इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं, लोग जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये यकीनी तौर पर है कि इमरान खान की बदकिस्मती से मैं तो जब मुश्किल वक्त में लोग होते हैं तो मेरी अपना पास देख लें कि जिस भी पाकिस्तानी लीडर पे मुश्किल वक्त आया है, मैं मुश्किल वक्त में अपने ज़ाती मफादात से बालातर होके अपने आप का नुकसान करके मैं हमेशा मैंने मुश्किल वक्त में लोगों को सपोर्ट जो है वो किया है। और काश, मैं सोचता हूँ कि अगर खान साहब अपने इर्द गिर्द ये जो है नाहल, नलायक, इनकम्पिटेंट और करप्ट लोगों की मुशावरत ना करते। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो होता है ना कि किसी लीडर के पास क्रेडिबल या समझदार लोग नहीं होते तो उनको तो गुजारा करना पड़ेगा, जो स्टॉक है उसी में से लेना है। लेकिन खान साहब के पास बेहतरीन स्टॉक था। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए या एडवाइस के लिए सिर्फ 7-8 लोगों की ज़रूरत है, और मैं 1 मिनट में 5-6 नाम
ले सकता हूं कि अगर उनकी एडवाइस को सीरियस लिया जाता और कहा जाता, आप नाम लीजिए, मेरा यकतरफे फैसले नहीं होंगे, मशावरत से फैसला। मैं नाम ले लेता हूं, शाह महमूद कुरैशी, मैं समझता हूं कि बहुत समझदार मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़ी साउंड एडवाइस उनकी होती है। असद कैसर साहब जो हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर से बहुत समझदार और बड़े जहांदीदा शख्स हैं। परवेज़ खट्टक, अगरचे उसने मुझे पार्टी से निकलवाने के लिए जो है काफ़ी रोल अदा किया है, और तो मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ा होता था। उनको हमेशा जब भी कोई मुश्किल वक्त आता था तो उनको मैं सबसे पहले सपोर्ट करता था। तो ऐसे लोग, हामिद खान साहब हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस, मिसाल मैं देता हूं कि जब ये काजी फायद ईसा को के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया है तो हामिद खान ने पता नहीं कितनी दफ़ा जो है वो कहा खान साहब के कि खुदा के लिए ये काम जो है आप ना करें। मैंने नाम लेने शुरू किए थे। असद उमर साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी साउंड एडवाइस जो हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोग थे, लेकिन उन्होंने शहजाद अकबर की एडवाइस जो है उसको लेना जो है वो मुनासिब समझा। और जो लोग नॉन पॉलिटिकल थे, मैं अब नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जितनी भी खान साहब मुश्किलात का शिकार हैं, ये गलत एडवाइस की वजह से इन मुश्किलात का और इन केसेस में वो फंसे हुए हैं। तो सब कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? हम चाहेंगे कि जहाँ पर आपने जहाँ पर आपने ये बात भी मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने खान साहब को आज इस स्टेज पर पहुंचाया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जब हम उन लोगों का नाम ले रहे हैं कि जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी एडवाइस सुननी चाहिए थी, करीब तर तो हमें वही लोग नजर आते थे हमेशा। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की, असद कैसर साहब की आपने बात की, ऐसे बहुत सारे नाम आपने और लिए। कौन से लोग हैं जिनको जिम्मेदार समझते हैं आप? नहीं, ये कि नहीं, ये जो मैंने देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो आप देख लें कि ये जो किस्सा है, ये जो अपना 190 मिलियन का, तो उसमें फ़रोग नसीम साहब मतलब लॉ मिनिस्टर थे। कोई भी काम करने से पहले उसको अगर रिटन उनको लिखा होता, उससे एडवाइस ली होती, तो आज केस ही कोई नहीं था, केस बन ही नहीं सकता था। और अगर जो है जो हमारी जो थी फेडरल कैबिनेट, अगर उनको सामने ये रखा जाता कि ये काम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो समझते, सोचते। देखें, कोई भी काम करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि अगर किसी को रिलीफ देना भी है। मैं गवर्नर पंजाब था, तो मैं अगर कोई मेरे पास आता था, मैंने कहा भाई अगर मेरिट पे आप हैं, मैं रिलीफ आपको ज़रूर दूंगा, इसलिए कि मेरी आपसे हमदर्दी है, लेकिन मैं लीगल एडवाइस के बगैर कोई रिलीफ जो है वो देने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि 5.5 साल मैं गवर्नर रहा हूँ, और कोई मुझे बता दें कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं हो, किसी को अनड्यू फेवर दी हो। तो जब आप एक बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं तो फिर अच्छा, आपने पूछा कि दूसरा नाम भी दे दूँ, वह दूसरा नाम भी दे दूँगा। हसन गुज्जर साहब हैं, हमारी फराह गोगी साहबा हैं जो कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, मेरा दिल दुखता है। यकीन माने कि अब जो हालात हैं, मैं ख़ास कर जो पार्टी के वर्कर्स हैं, आज जिन मुश्किलात का वो बेचारे शिकार हैं और उन्होंने जज्बात में जो कुछ किया है, ये लॉ अबाइडिंग सारे सिटीज़न थे, और सिर्फ इनकी मंशा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, उसकी मंशा तो सिर्फ ये थी कि हमने स्टेटस को जो है इसको तोड़ना है, हमने पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। आपने फराह गोगी साहिबा से मुताल्लिक कहा कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी, किस तरह आपको नजर आया कि ऐसे कौन से मामलात आपके सामने आए? सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसमें अपना उसका किरदार होता था, और वो बस क्या बताएं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किरदार था, क्योंकि इल्ज़ामात उन पे ये भी लगते हैं कि पैसे लेती थी। आपके सामने ऐसे मामलात आए सर? जी बिल्कुल, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वहाँ पर बदकिस्मती से पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के पैसे लिए जाते थे। आपको ये भी लगता है कि ये बातें खान साहब के इल्म में नहीं थी? अपने सिर्फ वर्कर से कहता हूँ मैं लेकिन मेरी सुन लें। जी। ये एक ऐसी हकीकत है। देखिए, मैं अगर
गवर्नर हाउस में 11 बजे जाता, 1 बजे वापस आ जाता, तो मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मेरे ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे वर्कर्स के लिए खुले थे। और जो पाकिस्तान का वर्कर था वो इतना परेशान था कि मेरे पास आके वो आंसू बहाते थे कि भाई हमारा ना कोई काम हो रहा है, हमारे MNA MPs जो हैं उन पे वो बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे कि अगर कोई पोस्ट आती है तो पहले तो अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, अगर रिश्तेदार नहीं है तो पैसे लेके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर मेरे इल्म में थी तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के भी इल्म में होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि उनके इल्म में होंगी। अब सर एक जुमला ज़रूर, अब चूँकि इससे पहले आपने कहा कि इस वक्त तो ये बातें काबिल अज़ वक्त हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का बन जाना है, नई जमात का आ जाना या हालात इस तरह से बदल जाना, बट फिर भी जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक आपकी राय क्या है? क्या वो एक रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त जो कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबियों के लिए प्ले किया था? क्या इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा छोड़ गए हैं, जो राबते वो कर रहे हैं रहनुमाओं से, जो मुलाकातें उनकी हो रही हैं, रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त या ये काबिल अज़ वक्त है? देखें जी, रोल तो कोई शख्स भी प्ले कर सकता है, लेकिन मैं जैसा कि पहले अर्ज किया कि ये सारी बात अभी कबल अज़ वक्त है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जब मैं शामिल हुआ था, एक सेकंड मुझे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मैं शामिल हुआ था तो लोग कहते थे कि जी 10 MPA हैं वो सारे चले गए हैं और आप एक जमात में गए हैं जो ज़ीरो से आपको शुरू करना होगा। तो लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप देख लें कि 2-3 महीनों में मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जमात इस्लामी के लोग, PTI के लोग, क्योंकि मेरा टारगेट एक जमात नहीं है, मेरा जो अवाम को जो मैसेज है, अगर आपने स्टेटस को तोड़ना है, देखें जो अवाम जो है इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी देख लिया है, इन्होंने माजी में जो जमातें इस वक्त बरक़रार इक़्तिदार हैं उनका रोल भी देख लिया है, इन्होंने 1 साल में PDM ने जो किया है वो भी अवाम के सामने है। महंगाई है, डॉलर 190 रुपये से 320 रुपये चला गया है, जिसको हमने 150 रुपये में लेके आना था। मांग की महंगाई से कमर टूट गई है। और ये सारा जो पिछले 40 साल से जो हुकूमतें करते आए हैं वो सारे इकट्ठे होकर भी इस मुल्क के हालात जो हैं इनको कंट्रोल नहीं कर सके हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पास प्रोग्राम भी होगा, मेरे पास मैनिफेस्टो भी होगा, मेरे पास पाकिस्तान के मसाइल को निकालने के लिए हल भी होंगे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है कि पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में अदल व इंसाफ नहीं है। अगर पाकिस्तान में अदल व इंसाफ होता तो आज हमारा मुल्क बहरानों का शिकार ना होता। तो इसलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है, मैंने फर्स्ट थिंग जो की है वो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीगल रिफॉर्म्स पे कमेटी बनाई है जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर शकील ठाकर, और उनके साथ 7 PhD इन क्रिमिनोलॉजी, PhD इन शरिया। ये बहुत अहम है कि जरा अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये बहुत अहम होनी चाहिए। चौधरी साहब, यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं वो इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप इसी साल? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हैं इलेक्शन होने चाहिए। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैं कंसिस्टेंट हूँ कि पाकिस्तान में मरकज़ में और सूबों में इलेक्शन जो है वो एक दिन जो है होने चाहिए। और मेरे ख्याल में तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें अमल करना चाहिए। और मौजूदा हालात में पंजाब में किस जमात को तगड़ा देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह देखें, पाकिस्तान पंजाब के लोगों ने अपना मुस्लिम लीग नून का भी टेस्ट कर लिया है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी टेस्ट कर लिया है। तो मैं तो कहूँगा कि अब मुझ पे एतमाद करें, मेरी पार्टी पे एतमाद करें, और इंशाल्लाह अगर पंजाब में अदल इंसाफ ना कायम हुआ, रूल ऑफ ना हुआ, हेल्थ बेहतर ना हुई, अपना एजुकेशन बेहतर ना हुई, तो फिर मैं अपने आप को एहतसाब के लिए जो है और इसके लिए आपको लगता है कि PML बताना चाहता हूं सूबों की हुकूमत सबसे आसान हुकूमत होती है। अच्छा, और PMLQ को जरा आप तगड़ा देख रहे हैं यहाँ पर इक़्तिदार में पंजाब में, और इसमें आप PMLQ को इक़्तिदार में आता देख रहे हैं, क्या परवेज इलाही को PMLQ में आता देख रहे हैं? देखिए, ये जो मसला है चूंकि एक फैमिली का मसला है,
तो ये सवाल का जवाब जो है वो मैं चौधरी शुजात पर छोड़ देता हूँ। आपकी कोई कोशिश? नहीं, मैं देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। ठीक है, और हालात भी न्यूट्रल नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मेरी इस सिलसिले में अभी चौधरी शुजात साहब से कोई डिस्कशन जो है नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी तो इसलिए कि मेरे लिए बड़ा ये मैं समझता हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ कसीर तादाद में पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के तलबा, स्टूडेंट्स, मजदूर, किसान, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं हमारी जमात में माशाल्लाह बड़ी ठीक हो गया सर। लेकिन वहीं पर आपको नहीं पता परवेज़ इलाही साहब वापस आएंगे कि नहीं। आपने कहा कि ये फैमिली का मामला है और इस पर आप कुछ भी कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। सियासत का एक मुश्किल दौर है ये, और हालात ऐसे हैं कि इसमें इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, और ये अहम ज़रूरत है इस वक्त कि कोई सालसी का किरदार अदा करे। ऐसे में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हमांगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन उलमा काउंसिल भी हैं, सर में ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अलामा साहब, जिस तरह से इस वक्त की सूरत हाल है, आप जो है वो हुकूमतों का हिस्सा भी रह चुके हैं और साथ साथ आपने हमेशा मशवरे भी दिए हैं, सालसी का किरदार भी आपने अदा किया। आपकी राय की बहुत अहमियत है, उसको अहमियत दी जाती है। इस वक्त मौजूदा हालात में जब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम पाकिस्तान को शायद कहीं पर भूल गए हैं, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ में पड़ चुके हैं, इस सारी सूरत हाल में उल्मा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, हमने तो बहुत कोशिश की है और कर भी रहे हैं। सदर मुमलिकत से भी गुजारिश की, मुल्क के जो बाकी जिम्मेदारान हैं, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे बाज़ कायदीन जो हैं सियासी, उनकी इना पाकिस्तान से बड़ी है और उसका नतीजा हमने 9 मई देख लिया है। अब एक नुक्ता है जिसके ऊपर ये पूरी कौम मुत्तफिक है, और कल कौम ने बता दिया यौम तकरीम शुहदा के मौके पर कि पाकिस्तान की कौम 9 मई के वाक़े को ये समझती है कि ये कौम और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला है। अब जो इस मुज़ाकरात या किसी भी मुफाहमती अमल का आगाज इससे होगा कि 9 मई के वाक़यात को आप ना सिर्फ मजम्मत करें, बल्कि आप साबित करें कि 9 मई के वाक़यात जिन लोगों ने किए हैं उनके साथ आप मुकम्मल ऐलान बरात करते हैं। जो उसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने जाके फिजिकल जना हाउस जलाया है, GHQ पे हमला किया है, या बाकी अवामी सरकारी फौजी तंसीबात पे हमला किया है, और जो उनके पुष्पराई करने वाले हैं या उनको इस तरफ लगाने वाले हैं, तो आगाज अब इस बात से होगा। कौम का देखें, कौम का मिजाज या कौम की जो सोच थी वो 8 मई तक कुछ और थी। 9 मई के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर है कि आखिर कौन सी क़यामत आ गई थी कि आपने जना हाउस के अंदर जो मस्जिद है उसे भी जला दिया, आपने जो शुहदा की यादगारें हैं उन्हें भी तोड़ दिया, आपने जो शुहदा की तस्वीर है उनकी भी तजलील कर दी। तो एक नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है कि हम 9 मई पे आगे खड़े हो जाएं, और वो ये है कि जो 9 मई का सानहा करने वाले हैं वो एक तरफ हों, और जो कौम है और फौज है और कौम के सलामती के इदारे हैं वो एक तरफ खड़े हैं। कल एक रेफरेंडम हुआ है पाकिस्तान में जिसमें 100% लोगों ने अपनी अफवाज, अपने शुहदा और अपने सलामती के इदारों के साथ और अपने सिपा सलार के साथ खड़े होकर पैगाम दिया है कि कौम और फौज में तकसीम पैदा करने वालों के साथ कौम नहीं है। ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। बिलाशुबा सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के दरमियान आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन ये एक स्या दिन है। हमारी 75 साल तारीख में इस तरह का दिन नहीं आया जो हुआ है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक सियासी कारकुन रहा हूँ और मैंने तालिब इल्मी दौर में जेलें सही हैं। हमारे लीडरान बड़ी जबरदस्त तकरीरें करते हैं, तरगीब देते हैं। कारकुन का क्या कसूर है? कारकुन तो अपने लीडर से मोहब्बत करता है, वो अपना जज्बाती होता है।
आज कारकुन जो है वो जेलों में है, वो उनके वालिदैन ख्वार हो रहे हैं और लीडरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घरों को जा रहे हैं। ये मुझे भी ये समझ नहीं आ रही है। निज़ाम अदल का तकाजा ये है कि वो लोग जिन्होंने इन बेचारों को इख्तियार दिलाया, इनको इस तरफ लेकर गए, ऐसे ऐसे में सामने लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो है जज्बाती कैफियत में, तो मुज़ाकरात भी होने चाहिए, मुफाहमत भी होनी चाहिए, मुल्क के अंदर हमांगी भी होनी चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं, इस कीमत पर नहीं जो हमने 9 मई को अदा की है। अगर इस कीमत के ऊपर आपने करना है तो फिर ये रोज होगा और फिर ये कौम जो है इस पर तो जीरो टॉलरेंस है अलामा साहब, और वो होनी भी चाहिए, चूंकि ये एक इदारे की बात है, हमारे शोहदा का जिक्र है, उसमें पूरी कौम वाकई एक पेज पर है कि हम अपने शोहदा की तजलील करने का किसी को भी एक मौका नहीं दे सकते। अलामा साहब, लेकिन इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप चूँकि इमरान खान साहब के करीब रहे हैं, आप उस हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, 9 मई का वाक़या ज़रा इसके पीछे मुहर्रिकात अब रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये राय लूँ कि इमरान खान साहब से कहाँ पर गलती हुई तो वो क्या होगा? मैं आज आपको बताऊं, मैं कल और परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख रहा था, अगर इमरान खान साहब आज रियलाइज करें और देखें कि वो लोग जिन्होंने उनको एक इश्तियाल की कैफियत में रखा, खा उनको गलत इंफॉर्मेशन दे के, खा उनको खुशामद करके, खा उनको जो है जो भी मैं अल्फाज, आज वो सबसे पहले भागे हैं। तो इमरान खान साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो कौमी लीडर है, उनकी जमात सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान की, उन्होंने उनकी जमात और फौज के दरमियान, उनकी जमात और सलामती के इदारों के दरमियान वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा बहरान पैदा किया कि वो सियासतदानों का मुकाबला करते करते अपने मुल्क के सलामती के इदारों के सामने आ खड़े हुए, वो अपनी फौज के सामने आ खड़े हुए। उनके कारकुन जो है वो जाके जना हाउस जला रहे हैं, मस्जिद है जना हाउस के अंदर एक छोटी सी, आप जाए किसी वक्त कैमरा भेजें। आखिर कौन लोग, ये वो लोग थे जो आज सबसे पहले भागे हैं। तो इमरान खान साहब को आज रियलाइज ये बात हो रही होगी, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उन्हें ये भी याद आ रहा होगा कि मेरे जैसा तालिब इल्म जब उनसे ये कहता था कि आपका फौज से या मुल्क के सलामती के इदारों से टकराव किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपकी जमात प्रो पाकिस्तान के सलामती के इदारों के हामी है, आपकी जमात इस बुनियाद पर आगे आई है, और ये सच बात है, इसमें इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में, हुकूमत चलाने में जो पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों ने किरदार अदा किया, जिस तरह उनसे ताउन किया और जिस तरह जनरल बाजवा उनके लिए जाके उनकी हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया के अंदर काम करते रहे, ये किससे मख्फी नहीं है, अब तो बहुत सी चीजें सामने हैं। तो इमरान खान साहब को आज भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन लोग थे जो आज उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ये छोड़िए जबर, क्या इस मुल्क के अंदर जबर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ? सब जमातों के साथ हुआ अलामा साहब। तो ऐसे में अभी कोई रास्ता है इमरान खान साहब के पास, कोई यू टर्न ले सकते हैं? अगर क्विकली बता दें तो। मैं आपसे अर्ज करूं, कल का दिन बड़ा मौका था इमरान खान साहब के पास कि वो कल ऐलान करते कि मैं और मेरी पूरी जमात यौम तकरीम शुहदा मना रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये शुहदा अजीज भट्टी शहीद इमरान खान का शहीद नहीं है? कर्नल शेरखान इमरान खान का शहीद नहीं है? ये बहुत अहम बात है। कल मौका था इमरान खान साहब के पास कि अगर वो ये ऐलान कर देते कि वो इस यौम शुहदा पर साथ हैं, हालांकि उन्होंने मजम्मत की है 9 मई की, लेकिन बहुत देर से की है। अलामा साहब साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई इमरान खान साहब को मिले, उन्होंने गवा दिए। हालात किस तरफ जाएंगे इस पर ज़ाहिर बात हो रही है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एशिया कप की मेज़बानी इस पर पाक भारत इख्तलाफात यूं लग रहा है कि ख़त्म हो गए हैं। इतने इख्तलाफात हो रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आती इख्तलाफात कौन सा ख़त्म हुआ है और क्या बात करें। एग्जैक्टली। और हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था, खबरें ये आ रही हैं कि भारत उस पर राज़ी हो गया है। अगर ये वाकई ऐसा है तो उसके बाद हालात किस कदर बदल जाएंगे। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है, कोशिश भारत ने भी की थी कि एशिया कप ना हो। इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुएब, आप और सबीन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक।
सर ये वाकई ऐसा हो गया या अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं कि ऐलान करना बाकी है, या कि आपको लगता है कि नहीं हाइब्रिड मॉडल अब भारत ने मान लिया है, तस्लीम कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंगली आगे बात बढ़ेगी? नहीं शोएब, अभी तक तस्लीम नहीं किया है और अभी तक एशिया कप के इनेकाद पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत अपनी हठधर्मी पे तुला हुआ है। जो जय शाह है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, वो भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। तो जय शाह पाकिस्तान को जो है वो जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया। अब पता ही चला है कि एक तो कल 27 तारीख को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्पेशल जनरल मीटिंग है अहमदाबाद में, और उन्होंने 28 मई को यानी परसों इतवार वाले दिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट श्रीलंका के चेयरमैन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आईपीएल देखने के लिए खुसूसी दावत दी है और वो आ रहे हैं अहमदाबाद। और इसका सीधा मतलब कुछ और बनता है बेग साहब। बिल्कुल, वो लॉबी अपनी बना ली है उन्होंने। वो चार एक तरफ है, नेपाल की क्या अहमियत है जो खेलना है, और पाकिस्तान एक तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उन्होंने कहा कि हम इतवार के फाइनल के बाद डिसाइड करेंगे। भारत अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि पूरे का पूरा एशिया का बाहर हो, और पाकिस्तान ये चाहता है कि कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो। पहले ये खबरें आई कि भारत तैयार हो गया, बांग्लादेश तैयार हो गया, लेकिन अब जो है वो खतरात के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है, 1-2 दिन में यकीनी तौर पर हतमी चीज सामने आ जाएगी। तो बेग साहब, ये इसमें हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से हम जो बात कर रहे हैं कि हमने एक तजवीज दे दी है, अब वो मान जाए कि क्या हमारी कामयाबी होगी? मुकम्मल हुकूक तो हमें नहीं मिले ना, एशिया कप कंप्लीटली यहाँ पर होना था, अब हाइब्रिड मॉडल हमने पेश कर दिया है। इसमें क्या सिर्फ इसी हद तक हम आवाज उठा सकते थे? क्या अब हमें सिर्फ हाइब्रिड मॉडल ही हमारे पास एक ऑप्शन है? देखिए, कामयाबी तो यकीनन पाकिस्तान की होगी, क्योंकि अगर एशिया कप का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होता तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में होना है। कुछ नहीं 13 में से अगर 4 मैच भी पाकिस्तान में हो जाते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान आईसीसी को कन्विंस कर सकेगा कि देखें हमने 4 मैच एशिया कप के कराए। चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीमें आएंगी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारी की सारी पाकिस्तान खेलकर जा चुकी हैं। तो भारत अब अपनी हठधर्मी के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है कि अगर एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं होता, हालांकि पाकिस्तान उसका मेजबान मुल्क है, तो पाकिस्तान को नुकसान भी होगा $300 मिलियन का, और फिर बहुत सारे मसाइल होंगे। पाकिस्तान ने तजवीज पेश की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाए मैचेस, जो 9 मैचेस हैं 4 के अलावा, और उनमें चूंकि वहां पर एशियाई बाशिंदे आबाद हैं, पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंका, तो वहां क्राउड का ज्यादा इंटरेक्शन होगा एज कंपेयर टू श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नजरे करम है उस पर, तो भारत ये चाहता है कि क्रिकेट श्रीलंका को सपोर्ट किया जाए और बकिया मैचेस, बकिया वो तो कह रहा है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट वहां कराया जाए। वो कहते हैं गर्मी बहुत होगी, किस करवट बैठता है कल। हाँ, वो भी घर की बात है कि कितनी दूर है शोएब, वो तामिल जो वहां पर मतलब मद्रास से श्रीलंका कितनी दूर है चेन्नई से, कोई खास फर्क भी नहीं है। और मुताया मुरलीधरन का तो ससुराल चेन्नई में है, जो श्रीलंकन ऑफिस स्पिनर थे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बेग साहब, जो लॉबिंग भारत ने की वो हमने क्यों नहीं की? देखिए, हमारी क्रिकेट जरा मुश्किलात से 2-4 है। एक तो पहले ही हम तन्हा हो चुके हैं पूरी दुनिया में। मतलब अगर आप हकीकत की निगाह से देखें कि भारत डोमिनेट कर रहा है। भारत ने जो नया मॉडल पेश किया है जो रेवेन्यू का, वो 34% रेवेन्यू भारत लेगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि भारत ने नजरअंदाज कर दिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी। और जो ग्रेगरी हैं वो न्यूजीलैंड के, वो जो आईसीसी के चेयरमैन है, वो भी भारत की आशीर्वाद से बने। तो भारत की डोमिनेशन है। उसकी बुनियादी वजह ये कि स्पॉन्सर्स बहुत हैं भारत के पास, सारी मार्केट जो है वो भारत की है। फिर ब्रॉडकास्टर्स जो है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो भारत ने फरोख्त की है। तो ये सारी चीजें अगर आप जहन में रखें तो लगता यही है कि डोमिनेंस भारत की है। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, अब तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनने जा रही है। और बेग साहब, इसमें जब हम ये देखते हैं कि हमारा साथ किसने दिया, जैसे आपने बाल का कहा कि उसकी उतनी से नहीं है, लेकिन क्या किसी तरफ से ऐसा साथ हमें मिला, भले एक वक्त के लिए ही मिला हो, एक उम्मीद ही क्यों ना जागी हो, लेकिन क्या साथ मिला ऐसा कि इस मामले को लेकर वो पाकिस्तान का साथ देगा कि ये हो और हाइब्रिड मॉडल के थ्रू ही भले हो जाए लेकिन हो जाए, या कि नहीं कहीं से साथ नहीं मिला पाकिस्तान को? हमें कहीं से साथ नहीं मिला शोएब। सारी यही तो
अफसोस की बात है कि जो एक जमाना था जब आरिफ अब्बासी होते थे, लॉबिंग करते थे हम लोग, और काफी लोग हमारे होते थे। एहसान मानी के दौर में भी इतनी लॉबिंग नहीं हुई, हालांकि एहसान मानी जब आईसीसी का हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में था तो वहां पर उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान तन्हा होता जा रहा है, और हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वैल्यू है पूरी दुनिया में। आप देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 टीम है। 2-3 दिन के लिए हम 2 दिन के लिए नंबर 1 भी रहे। तो उसको देखते हुए हमें जो है ना कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए जो बोर्ड्स हैं। लेकिन भारत की जो डोमिनेंस है ना, उसको खत्म करना बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। मुश्किल जरूर, लेकिन ज़ाहिर हमें कोशिश करनी है, और चाहे लॉबिंग के थ्रू हो, जो भी एफर्ट्स पाकिस्तान कर सकता है, इदारे के लेवल पर कर सकता है, वो होनी चाहिए। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आज़िया हमेशा बहुत अहम होता है हमारे लिए। इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, हम नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं इस्लामाबाद का एक ऐसा कपल जो कि हम कहते हैं कि मिसाल बन गया है बहुत से लोगों के लिए, कि जब हम कहते हैं ना कि जानवरों से सिला रहमी करो, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, जो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि हम अक्सर देखते हैं सबीन के राह चलता कोई कुत्ता या कोई और जानवर, जैसे कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला जाए, वो ज़ख्मी हो जाए, उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इलाज कैसे उसका होगा, ज़िंदगी कैसे उसके बचेगी, उसको कैसे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। ये कपल किस तरह से मिसाल बना, स्ट्रे डॉग्स के लिए एक आशियाना इन्होंने बनाया। हम वहाँ गए, विज़िट किया, आपको लेकर चलते हैं। ये कहानी है इस्लामाबाद के एक ऐसे कपल की जिसने लगता है कि अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है जानवरों के ख्याल रखने में। हम मौजूद हैं इस वक्त स्ट्रे होम में, जिसका आगाज़ 2017 में हुआ। डॉक्टर गनी और उनकी अहलिया वर्दा आज आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे, और इस शेल्टर में 100 ऐसे कुत्ते हैं जो या तो बीमार हैं या किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि वो ज़ख्मी है। कैसे इनको यहाँ तक पहुँचाया जाता है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, और कैसे उनको ठीक करके वापस छोड़ा जाता है, ये सारी कहानी सुनाऊंगा, ये मेरे साथ। ये ख्याल मुझे इस तरह से आया कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव मौजूद नहीं है जो कि स्ट्रे एनिमल्स को लुक आफ्टर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था, या एक ऐसी चीज़ थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट ये कि पिंडी इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात जहाँ पे मेरी अपनी रहाइश है, तो एटलीस्ट ये कि मैं यहाँ से एक स्टार्ट ले सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि टर्मिनली डिसेबल्ड हैं, जो कि कोई परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदा उनको रहना पड़ता है, उनके पास कोई रहने की ऐसा जगह नहीं है और उनकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, वो ख़ुद से शिकार करके या ख़ुद से अपने लिए खाना ढूंढ के खा नहीं सकते। तो उनको रखने के लिए कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सारे हैंडीकैप्ड एनिमल्स जो है इनको कोई लुक आफ्टर कर सके। तो ये बेसिकली थॉट थी इस चीज़ के पीछे, जिसके पीछे फिर मैंने ये पूरा एक रेस्क्यू की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको स्टार्ट की। और 2017 से आपने आगाज़ किया इसका? जी बिल्कुल, 2017 में मैंने इसका बेसिकली इनिशिएटिव लिया था, और सबसे पहला शेल्टर मैंने इस्टेब्लिश किया था रवात में। अच्छा। और वहाँ पे थोड़ा सा इशू था कि वहाँ पे पोल्ट्री बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती थी, और पानी में कंटेमिनेशन का एक बहुत इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फिर मुझे वहाँ से रिलोकेट करके इसको यहाँ पे लेके आना पड़ा। एक साल में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया इस सारी सर्विस में इस एनजीओ के साथ? जब से मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट में तो मैं सिर्फ अडॉप्शंस और फॉस्टर्स वगैरह ढूंढना, ये छोटे मोटी जो एक्टिविटीज़ थी वो कर रही थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनके, क्योंकि अकेले ये सोशल मीडिया भी संभाल रहे थे, ऑन ग्राउंड भी ये खुद ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है अभी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, उस तरह कोई फुल फ्लेज रेस्क्यू टीम नहीं है, ऑन ग्राउंड रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं है, हम खुद ही कर रहे हैं। तो ये अकेले बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो ये खुद ही देख रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक ओवर करने लग जाऊँ। तो मैंने स्टार्ट फिर सोशल मीडिया से किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनसे सोशल मीडिया कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया। तो अब यह है कि मैं खुद भी शेल्टर इनके साथ विज़िट करती हूँ। अडॉप्शन फॉस्टर के अलावा अब जो सोशल मीडिया भी है, जितनी कैंपेन्स हैं वो सब मैं खुद डिज़ाइन कर रही हूँ। अच्छा वर्दा, फिर कोई कांटेक्ट जब करता है, वो किसी भी इलाके से कॉल आती है, मैसेज आता है, जिस तरह भी आपको रीच आउट करेंगे, यहाँ पर एक केस है, ये कुत्ता है, ज़ख्मी है, पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर इंस्टाग्राम पे आता है, क्योंकि सोशल मीडिया सारा मैं खुद देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आता है या फेसबुक पर आता है, तो सबसे पहले मैं उनसे सारी डिटेल्स पूछती हूँ कि आप अपना नाम बता दें, लोकेशन बता दें, कहाँ पर है, जानवर की कंडीशन क्या, आप एक वीडियो भेज दें।
तो अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है तो सबसे पहले ज़ाहिर है उस दिन में उस केस को प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले वो केस उठाया जाएगा। वो आगे मैं इनको फॉरवर्ड कर देती हूँ कि ये कहाँ पर होंगे उस टाइम। मल्टीपल वॉलंटियर्स हैं जिनको मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ जो उस एरिया के अराउंड रहते हैं। होपफुली उनमें से अगर कोई मिल जाता है और वो ऐसा केस होता है जो वो खुद कर सकते हैं रेस्क्यू, तो उनमें से कोई ना कोई मदद कर देता है। अगर कोई ऐसा केस है जो कुत्ता वो बेचारा बड़ा परेशान है, थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है क्योंकि वो बड़े दर्द में, जिस तरह अक्सर हिट एंड रन केसेस होते हैं, वो बड़ी बुरी कंडीशन में होते हैं, तो उनको आप हाथ लगाओ तो वो बेचारे बड़े घबराते हैं, ऐसा लगता है कि वो बाइट कर लेंगे। तो उस तरह के केसेस ऑब्वियसली हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए फिर स्पेशली हमें खुद ही जाना पड़ता है। जो लेस क्रिटिकल है उसके लिए हम वेट को भी भेज सकते हैं कि आप जाएं ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट करके आ जाएं। जिसको ज़रूरत है एडमिट होने की या एक्सीडेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, सर्जरी होनी है, उसको हम फ़ौरन पिक कर लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेस जो पर ठीक हो जाते हैं, उनको क्या वाकई छोड़ देते हैं? फिर किस तरह से मैकेनिज्म चलता है? जी बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमने जो एक्सट्रीम कंपैशनेट केसेस हैं उनके लिए हमने मैक्सिमम कैपेसिटी रखनी है, और उसका सिर्फ तरीका यही है कि जितनी एनिमल को लेके आते हैं जितना जल्दी हो सकता है वो रिकवरी फेज से आउट हो और हम उसको वापस जहाँ से पिक किया होता है, या अगर वो जगह सेफ़ ना हो तो किसी सेफ एरिया में हम उसको रिलोकेट कर देते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि कम से कम ड्यूरेशन हम यहाँ पे रखें, जैसे ही रिकवर हो फ़ौरन उसको हम छोड़ दें ताकि वो हम पे डिपेंड ना करें। 100 कुत्ते आप अभी आपने रखे हुए हैं, तो कोई अंदाज़ा है कितना खर्च हो जाता है पर मंथ? कोई ऐसा एस्टिमेट लगाया हो? तकरीबन पर मंथ सिर्फ शेल्टर का जो एक्सपेंस है वो 15 से 20 लाख के बीच में है, जिसमें शेल्टर का रेंट आ जाता है, यहाँ के बिल्स आ जाते हैं, स्टाफ की सैलरीज, इन कुत्तों को डेली 2 मील्स प्रोवाइड करना, और डिपेंड्स के वेदर क्या है, गर्मियाँ हो तो फिर इनको एक्स्ट्रा हमें दोपहर को योगर्ट या लस्सी भी देना पड़ता है क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है। और कोई अडॉप्ट भी कर सकता है यहाँ से आके इस किसी डॉग को? जी बिल्कुल, हम ओपन फॉर अडॉप्शन है। हमारी कोशिश होती है कि जो छोटे पपीज़ हमारे पास आएँ उनको हम मजबूरी होती है उनको हम रिलीज़ नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग दे के और एक ओबीडियंस, डॉग को जो बेसिक ओबीडियंस होती है वो सिखा के, तो उसके बाद उसको ऑफ़र करते हैं कि लोग उसको अडॉप्ट कर लें और एज अ पेट अपने घर पे रख सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वर्दा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एंड वी नीड मोर पीपल लाइक डॉक्टर गनी एंड वर्दा जो कि इसी तरह से ख्याल रख सकें। वो सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, वो हर शहर की बात है। गर्मी के मौसम में हम ये हादसात ज़्यादा क्यों देखते हैं? ज़रा गर्म मौसम होता है, यही जानवर आपकी गाड़ी के नीचे शायद बैठे हों, सस्ता रहे हों, ज़ाहिर है छाँव चाहिए होती है। ऐसे में जब भी आप निकलें ये ज़रूर देखें कि गाड़ी के पास नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ, ये ख्याल रखना बहुत अहम है। इसी के साथ जो उन्होंने कहा ना कि जो पपीज़ यहाँ पर ज़रा उनको रिलीज़ नहीं किया जा सकता, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके पेज पर जाकर, जिस तरह भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम का हिस्सा है कुत्ते और इसका ख्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी शाहिद अहमद खान को सदारती मशावरत कमेटी बराए आर्ट्स का रुकन मुकर्रर किया है। वो गुज़श्ता 20 साल से अमरीका में कम्युनिटी लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं और उन्हें वहाँ के मुस्लिम और एशियाई कम्युनिटी में खासी अहमियत दी जाती है, असर रसूख हासिल है। जो बाइडन की सदारती मुहिम चलाने में भी अहम किरदार उन्हें अदा किया है। ये काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर, ये सदारती मशावरती कमेटी बराए आर्ट्स, इसके बारे में बताइएगा, कितनी अहम है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? बहुत शुक्रिया हम टीवी का और आपका मुझे लाइन पर लेने का। ये कमेटी प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1958 में इस्टेब्लिश की थी और इसका मकसद है कि टू प्रमोट कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मेंस आर्ट्स और नेशनल कल्चर सेंटर का जो एजेंडा है वो पूरे अमेरिका में उसको प्रमोट करना एंड ओवरसीज एज वेल। सो परफॉर्मिंग आर्ट में अब आप देख रहे हैं कि इट्स ए वेरी लार्ज स्केल इनिशिएटिव जिसमें हॉलीवुड भी है, म्यूज़ियम भी हैं, परफॉर्मिंग आर्ट भी है एंड many other things। तो उसमें प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है, इसका जो टाइटल है एम्बेसडर फॉर आर्ट्स, तो इस एम्बेसडर लेवल पोजीशन और इसमें लेस दैन 10 हैंड पिक्ड पीपल ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें शामिल होते हैं। मुझे इसमें शामिल करने की वजह ये थी कि प्रेसिडेंट का ख्याल है कि आई हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और प्रेसिडेंट ये समझता है कि आर्ट आल्सो ब्रिंग द पीपल टुगेदर।
So he thinks and that I will do a good job in bringing countries and cultures and art and people together. ये आपने वैसे बड़ी एक अहम बात की है कि प्रेसिडेंट को ये लगता है कि आप में ये ताकत है कि आप लोगों को साथ लेकर आ सकते हैं, ये टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। लेकिन शाहिद साहब यही पर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इसके बारे में अमेरिका क्या सोचता है, क्या बातें हो रही हैं वहाँ पर? इस वक्त पाकिस्तान रडार स्क्रीन पे नहीं है अमेरिका की, क्योंकि कंट्रीज की जो रिलेशनशिप होती है, एज यू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अबाउट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। तो उस तरह से यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप वैसी नहीं है जैसी किसी ज़माने में थी। हाउएवर, एज ह्यूमन राइट्स इश्यूज, वायलेशन इश्यूज इन पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, यूएस इज़ क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इट, और उसके लिए सर्टेन मेजर्स लिए जा रहे हैं एंड होपफुली थिंग्स विल सेटल। लेकिन इवेंचुअली तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, they need to understand how to work together. My way or no way तो political system में कहीं भी नहीं चलता। So I think they have to sit down, the institution have to sit down, put their heads together, put the country first and move forward. बाकी जो चीज़ें हैं, US से relationship, West से relationship, India से relationship, that is secondary. पहली तो बात ये है कि they need to understand कि ये आपस में मिल के बैठ के country को आगे कैसे बढ़ाना है। जी। So that is the prime importance should be for the leadership of the country. और सर एक ऐसी टर्म है जिसका हम खासा इस्तेमाल यहाँ पर देखते आए हैं, बैरूनी मुदाखलत का, और इसमें हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को लॉबिंग करते भी देखते हैं। अगर इन हालात का हम जिक्र करें, उसमें भी खबरें ये आती हैं पाकिस्तान में कि जी लॉबिंग होती है, मुलाकातें होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं। इन हालात में अगर हम कांग्रेस के अरकान की इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर उसमें कोई हकीकत है तो कुछ सिग्निफिकेंस है? Very little. अच्छा, okay. I will limit my answer to this. Very little. अच्छा. Administration जब तक डिसाइड ना करे और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी होती है, तो उस वक्त ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, उसका कोई पॉलिसी पे बहुत। अच्छा, और मैं ज़रूर चाहूँगा सर कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, ख़त्ते की अगर हम बात करें, इसके कोर इशू की बात करें, तो हमने ये हमेशा से देखा है कि अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई बयान ज़रूर आता है। जैसे कि माजी की हुकूमत से बयान आया था कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में ज़रा कश्मीर इज़ द कोर इशू, उसको हल करने के लिए अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर सकता है। मौजूदा दौर में बाइडन इंतज़ामिया इस मामले पर क्या राय रखते हैं, कोई रोल अदा कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यूएस हमेशा इस सिलसिले में रोल प्ले करना चाहता था और अब भी प्ले करना चाहता है, बट पाकिस्तान ऑल्सो पुशेस यूएस टू प्ले इट्स रोल एज अ वर्ल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। लेकिन इंडिया इसके लिए एग्री नहीं करता। इंडिया कहता है ये हमारा इंटरनल इशू है। तो इंडिया इस वक्त इज ए ह्यूमंगस पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के डायस्पोरा, इंडिया के लोग जो अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में जो हाई पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। तो उनके लिए वो उनको एनआरआई वो कहते हैं, और इंडिया में एनआरआईज की बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो एनआरआईज अपनी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो अपनी कंट्री ऑफ बर्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो इस वक्त अमेरिका की इंटरफियरेंस नहीं चाहते, इवन दो अमेरिका इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करना चाहता है। But I think again बात तो वही है कि both of these countries should be on the same page to work on the issues and try to figure out a moving forward agenda. Then कोई मीडिएटर भी इसमें शामिल हो सकता है। और अगर हम इंडिया के अलावा सर बात करें, हम अगर दीगर हमसाया ममालिक का जिक्र करें, खत्ते की बात करें, ज़रा उसमें रशिया भी है, जिसमें ताज़ा खबर तो यही है कि रशिया से पाकिस्तान को ऑयल आएगा, फिर पाकिस्तान को ऑयल सस्ता हो जाएगा। ऐसे में ईरान, और अगर रशिया की हम बात करें, यहाँ से जिस तरह के पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं या हो सकते हैं, जितना स्पेस और कुशन है, और फिर एट द सेम टाइम एफ पाक पॉलिसी, इन सारे मामलात पर अमेरिका का स्टैंस वही है जो पहले नजर आता था हमें, या कि कुछ चेंज हुआ है अब? इन ईरान का जहाँ तक, ये हर कंट्री की एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी कोई इज नॉट लाइक वन फॉरेन पॉलिसी विच अप्लाइज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईरान के मुताबिक, ईरान की के जो रेफरेंस है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर। जब बात हुई थी ईरान के जो यूरेनियम के जो
रिजर्व्स हैं और उनकी जो पैशन है अबाउट डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्म्स, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी और जॉन कैरी ने उसको इनिशिएटिव लिया था और काफ़ी उस पे एजेंडे पर काफ़ी आगे चले गए। Iran actually moved forward, so as US moved forward, so as many European countries moved forward, and they want to get this issue resolved. However, America में जब last administration थी, Trump administration, उनका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो they pulled it out और उन्होंने फिर इसको डंप कर दिया, इस आइडिया को कि ईरान के साथ हमने ताल्लुकात ठीक करने हैं। So as soon as Biden the administration comes in and John Kerry is also part of the administration, so this is still on the table. They are working on it. They are trying to figure out how to get Iran on the right track और उसकी जो भी nuclear उसके जो ambitions हैं उसमें उनके साथ कैसे काम किया जाए। सो इट इज शाहिद साहब, अब आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अब आपका क्या मिशन है, अपने रोल के हिसाब से अगर बताएं तो इसको देखते हुए आगे क्या टारगेट्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? देखिए जी, मैं अगर आप वाइट हाउस की अनाउंसमेंट देखें जो प्रेसिडेंट बाइडन ने मुझे अपॉइंट किया, तो वो जो अनाउंसमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र है पाकिस्तान का और मुस्लिम्स का, साउथ एशियंस का। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि आई विल बी अ गुड अमेरिकन फेस टू ब्रिंग दीज कंट्रीज टुगेदर, ब्रिंग द कल्चर्स टुगेदर, और आई विल प्ले माय रोल। आई एम ऑलरेडी इन कांटेक्ट, actually I am in contact with many countries, and 2 countries have reached out to me, Bahrain or UAE, or they just want to work with me. So there are much better possibilities than just working in the US with this position. I think I have a larger agenda and Pakistan is on the top of the agenda. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो आर्ट डिप्लोमेसी है, ये मैं इसके ज़रिए कंट्रीज़ को और रिलीजन्स को और सोसाइटीज़ को टुगेदर करने में मदद करूँ। शुक्रिया, आप सर साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।